हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 कक्षा 8वीं खंड अ लिखित परीक्षा देखने वाले हैं विज्ञान विषय के लिए। ठीक है, इसके पहले भी हम देख चुके वीडियो, उसमें हमारे बहुत सारे क्वेश्चन आंसर जो है उसके आंसर कंप्लीट नहीं हुए थे, तो हमने क्वेश्चंस देखे थे और ऑब्जेक्टिव के मैंने आपको सारे उत्तर बता दिए थे। आज हम क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चंस आपको कल के एग्जाम के लिए बनने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस के हम सारे के सारे उत्तर देखेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आप फटाफट से उन आंसर्स को अच्छे से याद कर सके। ठीक है, तो आपको फुल सॉल्यूशन यहाँ पर आज के इस वीडियो में मिलने वाला है वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 का। समय अवधि आपकी परीक्षा के लिए आपको 2.5 घंटे का पर्याप्त समय मिलेगा और आपका जो पेपर है वो कुल 60 अंक का होने वाला है। तो इस वीडियो को आप यदि देख लोगे तो आपके 60 में से 60 अंक जो है कंफर्म हो जाएंगे। ठीक है, और जितने बच्चे चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ताकि कक्षा 8वीं के आगे आने वाले और पेपर से संबंधित वीडियो आपको मिल सके। वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ठीक है, आप इसमें अच्छे से आप यहाँ पर फिल करोगे। कल आपको जो कॉपी मिलेगी उसमें शाला का नाम, डाइस कोड भर देंगे यहाँ पर, जहाँ आपकी परीक्षा हो रही है वो केंद्र का नाम और आपका 5 तारीख का जो पेपर होने वाला है उसके लिए यहाँ पर दिनांक। ठीक है, रोल नंबर अच्छे से इस प्रकार से अंकों में और यहाँ पर शब्दों में साफ सुथरे अक्षरों में भर दिए जाएंगे। खंड लिखित परीक्षा में सारे प्रश्नों के उत्तर हम देखते हैं। चलिए शुरुआत करेंगे। तो यहाँ से हम ऑब्जेक्टिव तो पूरे देख चुके हैं, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट ने नहीं देखे उनके लिए हम अंत में एक बार फिर से देखेंगे। पहले हम क्वेश्चन आंसर को एक बार देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 10 तक के आपको क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जिसके आपको उत्तर देना, उसके लिए ऑप्शन भी दिए गए। अब 10 तक के प्रश्न जिन विद्यार्थी नहीं देखे उनको वीडियो के अंत में मिल जाएंगे। ठीक है, उसके लिए भी बिल्कुल चिंता ना करें। अब बात करते हैं प्रश्नोत्तर के। ठीक है, तो यहाँ पर आपका प्रश्न क्या है, प्रश्न क्रमांक 11, परावर्तन के नियम लिखिए। ठीक है, 11 से 20 तक के आपको लघु उत्तरी प्रश्न, इसके बाद जो 21 से 24 आएंगे वो दीर्घ उत्तरी आएंगे। तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर हम देखेंगे। ठीक है, और यदि कोई जो बच्चे इस वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, पूरी पीडीएफ यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं, इसके लिए क्या करना है, गूगल पर जाकर जनरली सर्च करना है www.boardjankari.com। ठीक है, बोर्ड जानकारी इस प्रकार से आपको सर्च करना है गूगल पर। वहां पर आपको कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा का विज्ञान का इस प्रकार से प्रश्नोत्तर मिल जाएंगे। ठीक है, परावर्तन के नियम लिखिए। परावर्तन के कितने नियम होते हैं, परावर्तन के 2 नियम होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन का पहला यहाँ पर लिख देंगे, परावर्तन में आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान बराबर रहता है। इतना सारा याद नहीं हो रहा तो परावर्तन में घटना के दौरान ना भी लिखे, तो परावर्तन में आपतन कोण तथा परावर्तन कोण का मान क्या होता है, दोनों का बराबर होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा होगा, परावर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा विलंब तीनों क्या होते हैं, एक ही तल में स्थित होते हैं। यदि बार बार परावर्तन नहीं लिखना चाहते तो सिर्फ इतना लिखेंगे, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा होगा आपतित किरण, परावर्तित किरण। देखिए ये आपतित किरण हो गई और परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, तीनों क्या हो गए, एक ही तल में स्थित होते। तो ये हो गया परावर्तन के नियम। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी अच्छे से समझाए थे। चलिए इसके बाद हमारा प्रश्न क्रमांक अगला यानी 12वां नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 12 है, विद्युत लेपन किसे कहते हैं, दैनिक जीवन में विद्युत लेपन में उपयोग बताइए, विद्युत लेपन के उपयोग बताइए। तो क्या होता है, विद्युत धारा द्वारा धातुओं पर लेपन करने की विधि को विद्युत लेपन कहते हैं। बहुधा लोहे की वस्तु को संरक्षण से बचाने तथा चमक के लिए उन पर तांबे, निकील अथवा क्रोमियम का लेपन किया जाता है। देखिए क्या होता है, जब यहाँ पर मैंने आपको समझाया था पिछले वीडियो में, लोहे की कोई छड़ आपने बाहर रख दी, उस पर वर्षा हो गई और वो जंग लग गई, बड़ी बेकार हो जाएगी और वो खराब भी हो जाएगी और अब कोई काम की नहीं रहेंगी। उससे अच्छा हम उस पर क्या कर दे, लेपन कर दे, विद्युत जो यहाँ पर लेपन होता है वो, तो उससे संरक्षण से बचाया जा सकता है उसको, यानी जो जंग है उससे हम बचा सकते हैं कई हद तक। ठीक है, तो यहाँ पर उसके लिए विद्युत लेपन की विधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 12 का उत्तर विद्युत लेपन का हो जाएगा। इसके बाद 13वां प्रश्न हम देख लेते हैं। तो हमारा 13वें नंबर का प्रश्न क्या है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इनका उपयोग क्यों किया जाता है। तो स्नेहक क्या होते हैं, उत्तर लिखेंगे, घर्षण कम करने वाले पदार्थ को स्नेहक कहते हैं। यानी घर्षण, देखिए मशीन आप चला रहे हैं लगातार, अब मशीन में क्या होता है, घिस जाते हैं पुर्जे, मशीन के खराब हो जाते हैं उसको लगातार चलाने से। तो हम उसमें क्या करते हैं, आपके घरों में मम्मियाँ मशीन चलाती होंगी, दीदियाँ, तो वो यहाँ पर मशीन के कई बार पुर्जे घस जाते हैं, या आपकी फैक्ट्री वगैरह में आपने देखे होंगे कई बार ऐसा होता है। तो उसके लिए तेल और ग्रेफाइट या ग्रीस का उपयोग हम करते हैं, जिससे मशीन फिर से सुचारू रूप से चल सके, बीच में अटके ना और घिसे भी ना। ठीक है, तो कुछ मशीन में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करते हैं। मैकेनिक मशीन में गतिशील भागों के बीच ग्रीस हल्का सा डाल दिया जाए तो एकदम सुचारू रूप से जो मशीन है लगातार कार्य करने लगती है और थोड़ी आवाज भी कम करती है। ठीक है, तो ये स्नेहक की भांति कार्य करता है। ठीक है, आपको उत्तर लिखना है ये। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14 देखेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 14 है, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो उत्तर क्या होगा, सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है क्योंकि जब कोई वस्तु गतिमान होती है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना समय नहीं मिल पाता कि वे जमीन फर्श के संपर्क बिंदु में घस सके।
ठीक है। ये देखिए, एक जमीन पर हम कुछ चीजें को रगड़ते हैं या घसते हैं तो उसके संपर्क पृष्ठ जो बिंदु आते हैं ना, जो जमीन से कोई वस्तु टकराती है, संपर्क होती है, तो उसके बीच में जो होता है वो घसता है, वो वही वस्तु क्या होता है, इसके कारण घर्षण में कुछ कम होता है। इसलिए सर्पी घर्षण जो है वो स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो ये अंतर का एक प्रमुख बिंदु हो गया। इसके बाद हम बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 15 की ओर। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 15 क्या है, बल लगाने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं बताइए। तो बल लगाने से, जैसा मैंने आपको बताया, एक बॉल यहाँ पर रखी हुई है, ये बॉल जैसी की वैसी, लेकिन आप इधर से आपने उस पर थोड़ा सा पैर से धक्का मार दिया, तो बॉल वहीं के वहीं रहेंगी क्या? नहीं, बॉल आगे बढ़कर यहाँ पर आ जाएगी। तो पहले यहाँ पर थी, उसके बाद यहाँ आ गई, तो स्थिति में परिवर्तन हुआ ना, तो बिल्कुल, तो वस्तु की चाल बदलती है, वस्तु की गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, और तीसरा, इससे वस्तु का आकार परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, यानी यहाँ पर स्थिति में तो परिवर्तन हो गया, यानी विस्थापन हो गया, आकार में तो बहुत मुश्किल है परिवर्तन होना, तो आप दो ही याद कर लीजिए। यहाँ पर वस्तु की चाल बदल सकती है और गति की दिशा में परिवर्तन हो सकता है, या वस्तु का विस्थापन बदल जाता है, यानी पहले जहाँ थी उससे दूसरी जगह पर चली गई, शिफ्ट हो गई। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 हम देखेंगे। तो हमारा प्रश्न क्रमांक 16 क्या है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखिए। ठीक है, तो पहला अंतर क्या होगा, जैसा मैंने आपको बताया था, पौधे किस रंग के होते हैं? हरे रंग के। सभी पौधे हरे रंग के होते हैं, बिल्कुल, लेकिन सभी जंतु हरे रंग के होते हैं क्या? नहीं। तो एक पॉइंट आप हरित लवक का जो होता है, इसके कारण पौधे होते हैं, तो हरित लवक पादप यानी पौधों में उपस्थित होगा, लेकिन जंतुओं में उपस्थित नहीं होगा। बहुत अच्छे से आप इसको याद कर सकते हो, सिंपली पॉइंट है। ठीक है, याद हो गया होगा आपको। तो पहला प्रमुख अंतर है, इसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, पादप कोशिका में जो कोशिका केंद्रक वगैरह के बाहर जो स्थित होती है, ये कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और इसमें आपको लिखना है अगला महत्वपूर्ण बिंदु, पादप कोशिका में केंद्रक एक और होता है, यानी जो केंद्रक है ना पादप कोशिका में जो आपका बनता है, इसमें थोड़ा सा जो चेंज है, केंद्रक वो एक कोने में बना हुआ था, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बीचों बीच आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो केंद्रक जंतु कोशिका में बीचों बीच होगा, लेकिन इसमें एक और होगा। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया, इसमें क्या होगा, पादप कोशिका में हरित लवक उपस्थित होता है, जबकि इसमें हरित लवक अनुपस्थित होता है। सभी जंतु हरे दिखते हैं क्या? नहीं। ठीक है, इसके बाद है, इसमें रिक्ति का आकार में बड़ी होती है, चौथे नंबर का पॉइंट होगा, जबकि इसमें रिक्ति का छोटी लेकिन संख्या ज्यादा होगी। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जंतु कोशिका रिक्ति का आकार में छोटी और संख्या में अधिक होती है, ज्यादा हो सकती है इनकी संख्या। ये चार प्रमुख अंतर हो जाएंगे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। इसके बाद हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। उसके बाद हमारा प्रश्न है अगला, कोशिका के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, जो मुख्य भाग होते हैं कोशिका के, ये प्रश्न बनता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोशिका के कितने भाग होते हैं? मुख्य 3 भाग होते हैं। कोशिका झिल्ली पहला, कोशिका द्रव्य दूसरा, इसमें छोटी छोटी संरचनाएं होती है, तीसरा क्या हो गया, केंद्रक। तो ये आपको लिख लेना, बस 3 याद रख लोगे ना तो पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। पहला नाम क्या हो गया, कोशिका झिल्ली, दूसरा नाम क्या हो गया, कोशिका द्रव्य, तीसरा क्या हो गया, केंद्रक। ठीक है, ये ऐसा आप इसमें लिख सकते हैं। 3 आप मुख्य बिंदु लिख दोगे ना तो भी आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है, अम्ल वर्षा किस कारण होती है? अम्ल वर्षा के कारण बताइए। तो अम्लीय का जो पीएच मान है 5.6 से कम होता है। कारोर उद्योग द्वारा छोड़े गए सल्फर और नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा बारिश के साथ मिल जाती है और इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक अम्लीय वर्षा होती है। देखिए, अम्लीय वर्षा के कारण है, तो ये अम्लीय वर्षा कार उद्योग जो लगातार चलते हैं उसमें जो नाइट्रोजन वगैरह की ज़्यादा होती है मात्रा, उसके कारण इस प्रकार की वर्षा होती है और जो कि नुकसानदायक होती है। और क्या करती है वर्षा, यह वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल तथा नाइट्रिक अम्ल बनाती है और मानव के कारण भी अम्लीय वर्षा होती है। तो ये मानव की भी बहुत बड़ा जिम्मेदार इसमें है, क्योंकि कार उद्योग धंधे जो मानव द्वारा ही संचालित होते हैं। तो ये आपको लिख देना, ठीक है, अम्लीय वर्षा के कारण। चलिए आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। ठीक है, क्या होता है पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम, ये आपको एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका में भी मिल जाएगा। इसमें पेट्रोलियम का निर्माण समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ। जब ये जीव मृत हुए, इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों में ढक गए। ठीक है, जो समुद्र में जीव रहा करते थे, बाद में ये मृत हुए, फिर इनके जैसे बहुत कई करोड़ों सालों तक इनके जो है समुद्र के पेंदे में लग गए और उससे जो है रेत मिट्टी की तह ऊपर जम गई। अब इससे लाखों वर्षों में वायु की अनुपस्थिति, वहां वायु भी नहीं थी, उच्च ताप और उच्च दाब ने मृत जीवों को क्या करा, पेट्रोलियम में परिवर्तित कर दी। यहाँ से पेट्रोलियम की जो प्रक्रम है वो बनना शुरू हुआ। तो ये पेट्रोलियम का पूरा प्रक्रम निर्माण है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। तो हमारा अगला प्रश्न है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए।
तो क्या महत्व है, उत्तर लिखेंगे प्राकृतिक गैस एक अत्यंत महत्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन है क्योंकि इसका परिवहन पाइपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है। प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में भंडारित किया जाता है। सीएनजी का उपयोग ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। अब इसका उपयोग परिवहन वाहनों में ईंधन के रूप में किया जा रहा है क्योंकि यह क्या है, कम प्रदूषणकारी है। यह एक स्वच्छ ईंधन है। सीएनजी का अधिक लाभ यह है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है जहां इसकी आपूर्ति पाइपों के माध्यम से की जाती है। सीएनजी बहुत अच्छी है क्योंकि कम प्रदूषण इससे फैलता है। हम इसको अच्छे पर्याप्त रूप से यूज भी कर सकते हैं, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत भी नहीं आती है। तो ये हो जाएगा आपका पूरा किस प्रकार से प्राकृतिक गैस का हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में महत्व है। ठीक है, पाइपों के माध्यम से सरलतापूर्वक इसका परिवहन किया जा सकता है, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखेंगे। जितने बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है जल्दी से कर लीजिए ताकि आपको आने वाली कक्षा 8वीं से सभी विषयों से संबंधित वीडियो मिल सके। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि आपकी ऐसी हेल्प हो। और साथ ही साथ में जितने बच्चे चैनल पे नए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के साथ में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सभी कक्षा 8वीं के बच्चे अच्छे से पढ़ सकें। तो ध्वनि प्रदूषण क्या है? ध्वनि प्रदूषण मुख्य रूप से तेज म्यूजिक, फोन पर बात करने, मशीनों, परिवहन प्रणालियों, वाहनों, ट्रेन और वायु और अनुचित शहरी नियोजन और संरचनाओं के डिजाइन के कारण होता है। यहाँ तक कि घर में बिजली के उपकरणों से भी भीषण आवाज होती है। जब अधिक ध्वनि के कारण मनुष्य को कठिनाई तथा बेचैनी हो तब उसे ध्वनि प्रदूषण के नाम से जाना जाता है या ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अत्यधिक शोर को जो है ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ठीक है, ज्यादातर तेज म्यूजिक की आवाज से भी ये होता है। इसके क्या कारण है? इसके कारण आप लिख देंगे तो ध्वनि और औद्योगिक निर्माण गतिविधियां जो होती है, मशीनरी, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, आरी और हवाई तथा बिजली के अभ्यासों से भी ध्वनि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण के कारणों या स्रोतों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, तो पहला प्राकृतिक स्रोत। कई बार जो बिजली की गड़गड़ाहट इतनी तेज होती है कि हमारे कुछ सुनाई नहीं देता है कुछ देर तक। तूफानी हवा है, भूकंप, ऊंचे पहाड़ से गिरते पानी की आवाज, बिजली की कड़कड़ाहट, ज्वालामुखी के फटने से उत्पन्न भीषण शोर, कोलाहल, वन्य जीवों की आवाजें, चिड़ियों की चहचहाट की ध्वनि आदि। ठीक है, ये प्राकृतिक। अप्राकृतिक में क्या होगा? मनुष्य के द्वारा निर्मित शोर प्रदूषण, जिसके अंतर्गत उद्योग धंधे, मशीनें, स्थल, वायु परिवहन के साधन, मोटर, ट्रक, हवाई जहाज, स्कूटर्स, बसें, एम्बुलेंस आदि इसमें आती है। ठीक है, तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद हम आखिरी प्रश्न देखेंगे। तो हमारा आखिरी प्रश्न है उर्वरक और खाद में अंतर। तो होगा पहला अंतर, ये कृत्रिम रूप में बनाए गए अकार्बनिक पदार्थ है। ये खाद में हो जाएगा। ये प्राकृतिक पदार्थों से प्राप्त होने वाला कार्बनिक पदार्थ है और ये मृदा में किसी विशेष तत्व की आपूर्ति करते हैं, जबकि खाद क्या करते हैं? मृदा में सभी तत्वों की आपूर्ति करते हैं। ये सांद्रित रूप में होते हैं, सांद्रित रूप में नहीं होते हैं। इसका अधिक प्रयोग यदि हमने उर्वरक का करा तो ये हानिकारक हो सकता है, फसलों को नुकसान भी पहुंचा सकता है। लेकिन खाद का हम यदि प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर कोई भी हानिकारक नहीं होगा और फसल हमारी अच्छी होगी। खाद का पर्याप्त रूप से देना भी फसल के लिए अच्छा होता है। आखिरी होगा, इसका स्थानांतरण आसान होता है जबकि इसका स्थानांतरण क्या होता है? कठिन होता है। तो ये उर्वरक और खाद में प्रमुख अंतर। जिन बच्चों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से लेकर 10 तक के नहीं अटेंड किए उनके लिए हम जल्दी से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा वस्तुनिष्ठ है, वसा का पूर्ण रूपेण पाचन की संघ में होता है, तो वो है छोटी आंत यानी क्षुद्रांत। ठीक है, जल का अवशोषण की संघ द्वारा होता है, तो वो है वृहदांत यानी बड़ी आंत। अमीबा की संघ की सहायता से भोजन ग्रहण करता है, तो इनमें से कोई भी नहीं क्योंकि कूटपाद विधि है उसके द्वारा, तो इसमें हमें नहीं दिख रहा है इसलिए हम इसमें से कोई नहीं लगाएंगे। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न था अमरबेल इनमें से किसका उदाहरण है? तो परपोषिका। 5वां है किस कीटों को पकड़कर अपना आहार बनाने वाले पादप का नाम है? किसी जो कीट को खाते हैं वो घटपर्णी कहलाते हैं। ठीक है, बाकी सारे तो पौधे, गुलाब का पौधा में आपने देखा है, अमरबेल और गुड़हल भी। श्वेत प्रकाश कितने वर्णों का मिश्रण होता है? तो 7 वर्णों का, 7 रंग उसमें मिलकर जब उसको घुमाएंगे तो एक ही यहाँ पर सफेद रंग दिखता है, तो 7 से मिलकर ये बनता है। आगे है, तो आगे प्रश्न है 7 वर्णों वाली किसी डिस्क को तेजी से घुमाने पर किस रंग की प्रतीत होती है? तो वो श्वेत यानी सफेद रंग की हमें प्रतीत होती है। अगला प्रश्न है पादपों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो वो होता है जाइलम के द्वारा। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होंगे, ज आएगा ना तो जल का जब भी परिवहन पूछे तो जाइलम आना चाहिए। ठीक है, जितने बच्चे हैं उनको अब याद हो जाएगा, ज से जाइलम। ठीक है, इस प्रकार से। इसके बाद अगला प्रश्न है पादपों में भोजन का परिवहन, तो अब जाइलम आ गया तो भोजन के लिए फ्लोएम को हम यूज करेंगे, तो भोजन का जो परिवहन होगा वो फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, याद हो जाएगा आपको। आमाशय में अम्ल स्रावित कौन सा होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है इसको HCl लिखा जाता है, ये स्रावित होता है।
तो ये हमारे पूरे 10 वस्तुनिष्ठ हो गए। इसके बाद जो 11 से 20 है ये सारा कुछ हमने देख लिया। तो आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं वार्षिक परीक्षा 2022 वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2021-22 के लिए प्रश्न उत्तर देखे, जो आपको वार्षिक परीक्षा में बहुत महत्वपूर्ण होंगे 5 अप्रैल 2022 के पेपर के लिए। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, चैनल पर जितने बच्चे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें वीडियो, जिससे सभी विद्यार्थी की हेल्प हो। और साथ ही साथ में पीडीएफ के लिए गूगल पर सर्च करेंगे www.boardjankari.com, ठीक है। जैसे आप सर्च करोगे boardjankari.com, आपको सारे विषयों की पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगी कक्षा 8वीं की, ठीक है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।